हाय माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए जो ये हम आपको 12th की केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है आपका ये एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसका आज आपको अगला पार्ट हम बताने चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है कि एल्कोहल और पूरा फिनॉल हमने कंप्लीट कर रखा है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप पहले जितने भी लेक्चर हैं आप देखेंगे इस चैप्टर के, तो आपको शुरुआती लेक्चर में एल्कोहल मिलेगा पढ़ने के लिए, फिनॉल और फिर ईथर। आज हम आपको ईथर बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जब शुरुआत में इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के रूप में दिया था तो मैंने बताया था कि एल्कोहल और ईथर और फिनॉल को एक साथ पढ़ने का रीजन क्या है, क्या कारण है कि हम इन तीनों चैप्टर को एक में ही पढ़ते हैं। तो वो कॉमन चीजें हमने बताया था। वहां पर मैंने ईथर का एक तरीके से आपको जनरल भी बताया था कि जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर, बात ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसकी दोनों संयोजकताओं पर क्या हुआ करता है, अगर क्या एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग ईथर कहते हैं। मतलब यही था, ये ऑक्सीजन है, इसके भी एक तरफ भी यहाँ पे भी एल्किल हो और यहाँ पे भी क्या हो आपका, ये देखिए, ये अगर ROR इस तरीके से कह सकते हो कि ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो ROR होता है। और जहां इस R का मतलब होता है एल्किल, आप एल्किल भी रख सकते हो। एल्किल में जैसे आप CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 भी रख सकते हैं। और अगला एक R का मान और भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं एरिल। एरिल का मतलब होता है C6H5 या फेनिल भी इसको कहते हो। तो हम दोनों चीजें R का मान रख सकते हैं। तो इस चीज को पहले कंसेप्ट को क्लियर करिएगा कि अगर ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर, ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं पर क्या होता है, एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, ईथर्स कहते हैं। एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर्स कहते हैं। तो इस तरीके से ईथर का जनरल फार्मूला क्या हो गया, ROR, ये जान लीजिएगा। और इसके अलावा भी मैं बता रहा हूं कि ईथर को हम लोग जल के और किसके, एल्कोहल के हाइड्रोजन परमाणुओं को अगर हम एल्किल समूह द्वारा विस्थापित कर देते हैं तब भी ईथर प्राप्त होता है। और यदि जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को हम, जल का जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु है उसको एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित कर देते हैं तब भी ईथर प्राप्त होता है। इसको मैं एकदम अभी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, ईथर पहले क्या होता है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होता है, ईथर्स के कितने प्रकार होते हैं, इसको पहले हम यहां पे पढ़ेंगे, जान लीजिएगा। तो सबसे पहले जब ऑक्सीजन परमाणु, ध्यान देना, कि दोनों संयोजकताओं पर, जो दोनों संयोजकता है इसकी, दोनों संयोजकता पर या दोनों संयोजकताओं से एनिमल्स क्या, एल्किल चाहे वो या क्या हो एरिल, एल्किल या क्या आपका एरिल समूह जुड़ा रहता है, एल्किल या एरिल समूह क्या रहता है, जुड़ा रहता है, तो प्राप्त यौगिक ईथर कहलाते हैं। तो जो ऑब्टेन्ड कंपाउंड होगा उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। इनका सामान्य सूत्र, द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, इनका सामान्य सूत्र ROR होता है। ये इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये मैंने शुरू में भी आपको बताया है जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तब, जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं से एल्किल या एरिल समूह जुड़े रहते हैं, समूह जुड़ा रहता है तो उसे प्राप्त यौगिक को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं,
ईथर कहते हैं। और ईथर का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ROR। और एक तरीके से और हम कह सकते हैं ईथर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, एल्कोहल एवं जल। अगर हम ईथर का निर्माण करना चाहें तो और भी तरीके से कर सकते हैं। ईथर का निर्माण एल्कोहल एवं जल के हाइड्रोजन परमाणुओं को, एल्कोहल एवं जल के किस परमाणुओं को, हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, या एरिल समूह द्वारा, एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापित करके किया जाता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो आपको बताया था मैंने एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH। ये जो आपके सामने फार्मूला दिया गया है ये आपका किसका है, एल्कोहल का। अगर इस एल्कोहल का मैंने ये लिखवाया है, एल्कोहल एवं जल के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा, एक इसका हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए यहां से और एक एल्किल या एरिल ग्रुप प्लस कर दीजिए। तो जैसे ही H यहां से बाहर होगा ये एल्किल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, तो यहां पे आपको मिल जाएगा ROR। और ये जो ROR है यही आपका क्या है, ईथर। ये तो मैंने एल्कोहल से बता दिया। दूसरा मैंने उदाहरण आपको बता दिया जल से। जल का फार्मूला होता है H2O, तो हम लिख सकते हैं HOH। अब हम अगर इसके दोनों हाइड्रोजन को -2H और यहां पे 2 एल्किल ग्रुप क्या कर दें, ऐड कर दें, मतलब दोनों ये हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, समझिएगा एकदम बढ़िया सब, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किया और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो यहां हो जाएगा ROR। और ये जो ROR मिला राजू, ये भी आपका क्या है, ईथर है। तो इस तरीके से आपको ईथर का क्या मिल गया, एक तरीके से डिफिनेशन आपको मिल गई। When oxygen atom attached both valency is a alkene and aryl group is called, obtained compound is called ethers. The general formula of ether ROR. Ether has been formed the substitute of hydrogen atom, alcohol and water through the alkyl or aryl group. As like example, alcohol replaced by one hydrogen atom to the alkyl to obtain ROR. It is called general formula of ether. As well as water, 2 hydrogen is replaced by 2 alkyl or aryl group obtained ROR. It is also known as ether. तो इस तरीके से ये आपके सामने क्या हुआ, ईथर का क्या हुआ हमने बता दिया, आपको पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया। और अब एक चीज थोड़ा हमारी बात को ध्यान दीजिएगा भैया, कि जो ये ईथर में देख रहा हूं, ये ROR आपके सामने दोनों दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एल्किल ग्रुप एक ही हो जाते हैं, या दोनों एल्किल हो जाते हैं, या दोनों फेरिल ही हो जाते हैं। तो जब दोनों एल्किल ग्रुप समान होते हैं तो ऐसे ईथर को हम लोग सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और यदि दोनों एल्किल जो ग्रुप या एरिल ग्रुप है, एक एल्किल होता है, एक फेनिल होता है, एक मेथिल होता है, एक एथिल होता है, तो दोनों एल्किल ग्रुप जब अलग अलग कार्बन की श्रृंखलाओं वाले होते हैं तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो ईथर को हम बता रहे हैं ईथर का वर्गीकरण या ईथर के प्रकार। आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए। तो बढ़िया तरीके से ईथर का ये क्या रहा आपके सामने, केवल अभी इंट्रोडक्शन हमने दिया है। ईथर का हमने क्या बताया आपको, केवल इंट्रोडक्शन बताया। और अब हम इसका प्रकार बताएंगे और प्रकार के साथ साथ ईथर का हम आपको क्या करेंगे, नामकरण करना भी बताएंगे। और आप लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़े भी होंगे कि ईथर के नामकरण में ऑक्सीजन के इस तरफ की अलग नंबरिंग की जाती है और उस तरफ की नंबरिंग अलग की जाती है, जो दोनों ऑक्सीजन एटम होते हैं। और जब दोनों तरफ अलग अलग नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे ये ROR है, तो दोनों तरफ की अलग अलग नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग करने के बाद जिसमें
कम कार्बन होता है, कौन कार्बन होता है, कम कार्बन, उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं, और जिसमें अधिक कार्बन होता है उस तरफ क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। और जब जनरल नेम लिखते हैं तो अल्फाबेट का ध्यान देते हैं, जिसका वर्ड वाला में नाम पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जिसका नाम बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। और अगर दोनों एक ही रहा किया करते हैं तो उनको नाम लिखते समय डाई पूर्व लग्न को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अभी एकदम समझ में आ जाएगा, यहाँ पूरा डाउट एकदम क्लियर करके छोड़ूंगा, नोट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ईथर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ईथर। तो ईथर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका सममित ईथर, मतलब सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा होता है आपका असममित ईथर। असममित असममित, सम्मित और फिर असममित, अनसिमेट्रिकल। रुक जाइए, पहले के पढ़ लीजिए तब। दूसरा है असममित, असममित, अनसिमेट्रिकल ईथर, असममित। इंग्लिश हिंदी में एक फर्क होता है। सममित ईथर सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है, एकदम ऐसे सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कह दिया कि ईथर का जो फार्मूला होता है वो जनरल फार्मूला क्या होता है, ROR। यदि ऑक्सीजन, या ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों एल्किल या एरिल ग्रुप जो होते हैं वो समान होते हैं, मतलब ईथर के दोनों तरफ जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला वाला कार्बन होगा उसकी संख्या सेम होगी। तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एकदम, वे ईथर जिसमें, एकदम सरल है भैया, ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन परमाणु से, वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी पर समान या एक ही एल्किल या एरिल, चाहे जो लिखिएगा, एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है, समूह जुड़ा रहता है, सममित ईथर कहलाते हैं। वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से समान एक ही प्रकार का एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है उसको सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया, इसका आप देखो लिख रहा हूं तीन तरीके से नाम में। यहां मैंने जैसे लिख दिया अणुसूत्र, तीन कॉलम बना के चल रहा हूं। दूसरा रासायनिक नाम, पहले में अणुसूत्र, दूसरे में रासायनिक नाम, और तीसरे में IUPAC नाम। एक पे साथ सब बता दे रहा हूं। अब जैसे इसमें पहला हमने उदाहरण एकदम शुरुआत से एकदम उठाया, CH3O। अब मैंने कहा दोनों एकदम सेम रहेंगे, तो यहां हो जाएगा CH3, यही है सिमेट्रिकल। अब आपको एकदम सीधा सीधा सा इसका जब नाम लिखोगे तो देखो ये तो ईथर है, इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है। तो जब दो चीज एक ही बार करेंगे, दो बार एक चीज आती है, तो उसके लिए कौन सा पूर्व लग्न लगाते हैं, डाई। और CH3 को आप लोग क्या ऐसे करोगे,
मेथिल मेथिल नहीं, डाई लगा के तुरंत क्या लिख देते हैं यहाँ पे मेथिल, तो ये हो जाता है डाई मेथिल और फिर ये क्या हो जाता है ईथर। यही मैंने कहा था कि अगर जब दोनों सेम रहते हैं तो पूर्व लग्न के पहले क्या लगाया जाता है, डाई लिखा जाता है एल्किल समूह के पहले। अभी आईपीएससी ने में रुके रहिए, जैसे C2 या ऐसे लिख लीजिए CH3 CH2, अब एक तरफ मेथिल कर दिया O, और इधर भी मैंने क्या कर दिया C2H5 भी कर दिया। देखो इस तरफ ओपन करके रखा उधर साथ करके रखा। तीसरा एग्जाम्पल जैसे C6H5O, और इधर भी हमने क्या कर दिया C6CH5। मतलब कि जो ये ऑक्सीजन एटम है इसके दोनों तरफ जो एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़े रहते हैं वो सेम होते हैं, और इसीलिए ही इसको हम लोग क्या कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अब ऐसे इसका नाम रखोगे तो इधर भी देखो ये एल्किल ग्रुप में एथिल है, ये भी एथिल है, तो इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर। और इधर देखिए तो ये भी फेनिल है, ये भी फेनिल है, तो इसको हम लोग कह देते हैं डाई फेनिल ईथर, डाई फेनिल ईथर, ये चीज ध्यान दीजिए। और अगर आपसे कोई कह दिया वैसे तो एक आपका एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है, लेकिन ये कैसा ईथर है, एरोमेटिक ईथर है, समझ में आया। अब चलिए नामकरण कीजिए। नामकरण में मैंने बताया क्या कि इस तरफ की नंबरिंग अलग करो, इस तरफ की अलग, और जिस तरफ कम कार्बन होता है उस तरफ ऑक्सी जोड़ा जाता है, और जिस तरफ ज्यादा कार्बन होता है उस तरफ क्या जोड़ा जाता है एन। तो इसमें तो दोनों तरफ बराबर ही बराबर सब है, तो एक कार्बन का मतलब मेथ, तो ये हो जाएगा मेथ इसका, और ये ऑक्सीजन होगा तो मेथॉक्सी, और फिर एक कार्बन इधर भी है तो मेथ, और फिर क्या हो जाएगा एन। तो इसका जब आयुपायक नाम लिखोगे तो आयुपायक नेम इसका आएगा मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम आएगा इसका, मेथॉक्सी मेथेन। अब इसका नामकरण करोगे 1 2 1 2, तो 2 का मतलब एथ, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी एथ है इधर भी एथ है, तो एथॉक्सी, और फिर एथ इधर भी है, एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एन, तो हो जाएगा ये एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। अभी देखो इसमें दोनों तरफ बराबर है, कोई मामला ही नहीं है, विसेट नहीं है, एकदम बढ़िया सा इजी सा आप बना सकते हो। अब एक तरफ देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बेंजीन फेनिल है, ये भी फेनिल ही है, तो आप जब इसका जब बेंजीन वाले का एरोमेटिक का जब हम क्या किया करते हैं नामकरण किया करते हैं, तो सबसे पहले चीज ध्यान दो कि एक को हम लोग फेनिल के रूप में लिखते हैं और एक को बेंजीन के रूप में। तो इसको कहा जाता है, जैसे अब ये फेनिल है तो ऑक्सी, तो ये हो जाएगा फिनॉक्सी। क्या हो जाएगा ये फिनॉक्सी। ये फेनिल और ये ऑक्सीजन जब जुड़ा तो हो गया ये फिनॉक्सी, और उसके बाद फिर लास्ट में जिससे ये मिलकर के बना होता है यहाँ हेक्सेन वगैरह लिख करके बेंजीन। तो ये थोड़ा एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर जो है आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फिनॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। ये वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से समान, या जो ऑक्सीजन परमाणु है उस पर समान एल्किल या एरिल समूह जुड़ा रहता है, उसको सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। और ऐसे ईथर जिसमें आप देखोगे कि दोनों जो एल्किल और एरिल ग्रुप रहते हैं वो डिफरेंट हुआ करते हैं, तो उसको असम्मित ईथर कहते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, क्या लिखवाएं बार बार। आप जानते हो नामकरण करते समय कैसे किया जाता है, आप चाहे समझ लीजिएगा। एक लाइन लिखवा दे रहा हूं, इसके नीचे लिख लीजिए। ईथर का नामकरण एल्कोक्सी एल्केन किसके रूप में किया जाता है, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में किया जाता है, एल्कोक्सी एल्केन के रूप में किया जाता है। और ये चीज याद रखिएगा कि कम कार्बन वाली श्रृंखला में ऑक्सी
और अधिक कार्बन वाली श्रृंखला में वही किया जाता है। तथा नामकरण के समय वर्णमाला अल्फाबेट के अनुसार तथा नामकरण वर्णमाला के अनुसार ही किया जाता है। एकदम सिंपल सा उदाहरण लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब चलिए दूसरा है असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह जुड़े रहा किया करते हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, क्या असममित ईथर कहते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां हमारी बात को। वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह, वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह जुड़े रहते हैं, असममित ईथर कहलाते हैं। These are ether when oxygen atom is attached different alkyl or aryl group is called unsymmetrical ether। ऐसे ईथर जिसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूहों से जुड़ा रहता है, उसी को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पे जैसे मैंने लिख दिया अणुसूत्र, इसलिए मैं एक साथ कई निशाना मारता हूं। उसके बाद दूसरा, इनका जो रासायनिक नाम होता है वो आपको लिखना है, और फिर जो तीसरा कॉलम होता है वो आयुपैक नेम होता है, आयुपैक नेम। अब मैं एक एग्जाम्पल इसका जीता जागता एक उदाहरण लेता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मैंने यहां पे लिखा नंबर 1 CH3 अब O, और इधर अब की बार मैंने कर दिया C2H5। देख लीजिए, अब इस तरफ एल्किल में तो मेथिल है और इस तरफ एल्किल में क्या है, एथिल है। ये कुछ लोग इधर कर दीजिए, उधर रख के बतिया होगी। दूसरा उदाहरण, अब जैसे मैंने इधर कर दिया CH3 CH2 फिर O, और इधर CH2 फिर यहाँ CH2 और ये CH3, ये भी एक एग्जाम्पल। और अगर एग्जाम्पल लेना चाहते जैसे C6H5O CH3, ये 3 एग्जाम्पल से हम पूरी चीज को कंफर्म कर लेंगे। देखिए यहां पे अगर देखोगे तो इस तरफ अलग अलग एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इसमें भी अलग एल्किल ग्रुप जुड़ा है, इसमें भी अलग एल्किल ग्रुप जुड़ा है। समझने की बात है, बस केवल आप ध्यान दीजिएगा। तो अब जब इनका हम नामकरण करेंगे तो पहले चीज तो ये याद रखिए, केमिकल नेम लिखना शुरू करेंगे। जब केमिकल नेम लिखेंगे तो इसमें ये मेथिल है, एथिल है, तो मेथिल एम से होता है और एथिल ई से होता है, तो अल्फाबेट में ई पहले आ रहा है, तो यहां हो जाएगा एथिल और फिर मेथिल। अब दोनों अलग अलग हो गए ना, अभी तक एक तरह से लगा के डाई सेट कर देते थे, एथिल मेथिल ईथर, ये जान लीजिएगा। एथिल और फिर मेथिल और फिर क्या हो जाएगा, ईथर। अब इसका देखो, इधर CH2 CH3
ये प्रोपिल है और ये एथिल है। फिर आपका क्या हो गया, प्रोपिल में P है और ये E है, तो पहले E पहले आएगा, तो एथिल प्रोपिल, ऐसे बहुत आप बना सकते हो, ईथर। और इधर देखिए ये फेनिल है और ये मेथिल है, तो MnO_P, तो यम पहले आ रहा है तो यहां हो जाएगा मेथिल और ये हो जाएगा आपका फेनिल और फिर आपका क्या हो जाएगा ईथर। ये आपका हो गया मेथिल और ये हो गया फेनिल और ऑक्सीजन को ईथर, तो मेथिल फेनिल ईथर, यम पहले है और P बाद में है, तो इसीलिए फेनिल को बाद में लिखा और इसको पहले लिखा। आप जब केमिकल नेम लिख लेते हैं तो इनका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? IUPAC नेम लिखते समय मैंने बताया कि जिस तरफ कम कार्बन होता है उस तरफ ऑक्सी जोड़ते हैं और ज्यादा कार्बन वाले की तरफ N जोड़ते हैं। तो आप कुछ मत करिएगा, सीधा सीधा पहले नंबरिंग करिए, एक कार्बन इधर है और एक दो कार्बन इधर है, तो एक कार्बन का मतलब इधर एक कार्बन है तो मेथ और इधर दो कार्बन है तो एथ, तो इधर एक है मेथ, इधर दो है एथ, तो इधर ऑक्सी जुड़ा जाएगा, इधर N जुड़ेगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। इसमें चलिए इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले तरफ ऑक्सी जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन का मतलब एथ, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी और 1 2 3 1 2, इधर हो गया एथॉक्सी और इधर 3 कार्बन का मतलब प्रो और N जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? एथॉक्सी प्रोपेन। अब इधर देखिए एक कार्बन इधर है, इधर 6 कार्बन है, तो जिधर कम कार्बन होता है उस तरफ ऑक्सी जोड़ते हैं और इसको तो हम बेंजीन के रूप में लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है और इसका एक नाम और होता है, इसका एक नाम होता है कॉमन नेम एनिसॉल। इसका एक कॉमन नेम क्या होता है? एनिसॉल। तो हम इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे मेथॉक्सी, क्योंकि एक कार्बन की तरफ ऑक्सी जोड़ेंगे, मेथॉक्सी और फिर C6H5 वही है, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? बेंजीन। मेथॉक्सी और क्या कह देंगे इसको? बेंजीन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इनका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं और बढ़िया तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं? साधारण नाम लिख सकते हैं और यहां से आपका क्या हो जाता है? ये कॉमन नेम वाला टाइम पूरा आपका क्लियर हो जाए किया करता है। तो चलिए देखिए यहां से आपका ये क्या हो जाए किया करता है, जो ईथर का क्लासिफिकेशन था वो आपको हमने बता दिया कि ईथर जो हुआ करते हैं जनरली ये 2 प्रकार के हुआ करते हैं। एक हुआ करता है आपका सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा आपका क्या हुआ करता है? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो जब हम ईथर का पूरा क्या कर लिया करते हैं? क्लासिफिकेशन क्लियर कर लिया करते हैं, तो एक चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि ईथर में अगर आपसे कोई पूछे समवयता कौन सी होती है, तो ईथर में तो एक आपकी क्रियात्मक समवयता होती है, दूसरी एक स्थान समवयता होती है, जान लीजिएगा। ईथर जनरली शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम क्या करने जा रहे हैं जान लीजिएगा, ईथर के प्रिपरेशन मेथड को पढ़ने जा रहे हैं, ईथर बनाने की प्रमुख विधियां। और उस ईथर बनाने की जो प्रमुख विधियां नंबर 1 आपको हम बताने जा रहे हैं एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, जान लीजिएगा। और इस रिएक्शन की आपको हम मैकेनिज्म भी बताएंगे और आपकी NCERT की बुक में दिया भी गया है, तो ध्यान दें थोड़ा इधर सब लोग। ईथर बनाने की विधियां, ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की जो प्रमुख विधियां हैं वो निम्न है। द मेन केमिकल्स या मेन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स एज फॉलोइंग। फर्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के निर्जलन से, इस चीज को समझिए पहले। एल्कोहल लिया जाएगा, उसका H2SO4 की उपस्थिति में
डिहाइड्रेशन किया जाता है, मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाता है। और जब हम डिहाइड्रेशन किया करते हैं एथिल अल्कोहल का, ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल का H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं, तो आपको एल्कीन भी प्राप्त होता है और ईथर भी प्राप्त होता है, दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। लेकिन ये कब एल्कीन बनता है और कब ईथर बनता है, ये डिपेंड करता है केवल ओनली वन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो वो एल्कीन बना लेता है, और अगर टेम्परेचर कम रहता है तो ईथर बना लेता है। इसीलिए मैं आपको दोनों कंडीशन बता दे रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। व्हेन एल्कोहल इज डिहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कैटालिसिस टू गिव एल्कीन्स एंड ईथर, इट प्रेजेंट्स या इट प्रोडक्ट इज डिपेंड अपॉन ओनली कंडीशन ऑफ एल्कोहल। ये डिपेंड करेगी कि कौन सी आप कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहे हो, और वो केवल कंडीशन कौन सा होता है, टेम्परेचर होता है और कुछ होता नहीं है। तो इस चीज को यहां ध्यान देंगे, एल्कोहल का पूरी चीज को एकदम कंफर्म करेंगे। एल्कोहल का H2SO4 ये एक प्रकार का आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल का H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीकरण, क्या करने पर, निर्जलीकरण करने पर एल्कीन, दोनों एल्कीन एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है ये, एल्कीन एवं ईथर प्राप्त होते हैं। एल्कीन भी प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होता है, ईथर। यह उत्पाद कैसे लिख सकते हो, इसमें उत्पाद के निर्माण, जो उत्पाद के निर्माण की प्रकृति है, कौन उत्पाद बनेगा, वह अभिक्रिया की, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बता दें तो वो अभिक्रिया की किसके, परिस्थिति, नेचर, स्वभाव, कंडीशन, परिस्थिति पर निर्भर करता है कि आपने कैसी कंडीशन अप्लाई किया है। एकदम साफ साफ सा रिएक्शन है, और आप इसको बढ़िया तरीके से एकदम ध्यान दे सकते हो, जान लीजिए। आप जैसे एकदम मैं सीधा सीधा उदाहरण लेता हूं, पहले आप समझिए इसको। ये हमारे पास है C2H5OH, क्या है आपके पास, C2H5OH। C2H5OH किसका फार्मूला है, एथिल एल्कोहल का। किसका है ये, एथिल एल्कोहल का। अब हम अगर क्या बताए थे कि इसी को अगर H2SO4 की उपस्थिति में डिहाइड्रेट कीजिए, मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, तो आपके पास दो कंडीशन है राजू। देखिए दो कंडीशन, एक कंडीशन में एल्कीन बनता है और एक कंडीशन में क्या होता है, ईथर बनता है, और दोनों में वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर इसी का रिएक्शन हम 443 केल्विन, और यहां पे क्या रहेगा, H2SO4, अगर 443 केल्विन और H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, और एल्कोहल की थोड़ा मात्रा कम ली गई होती है, तो यहां से देखिए एक हाइड्रोजन यहां से कम होगा, एक हाइड्रोजन यहां से, तो ये H2 और ये O, तो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसका फार्मूला है, एथिलीन का, और एथिलीन एक प्रकार की क्या है, एल्कीन है। तो पहली कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल गया, एल्कीन बनेगी। आपने जब एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया, तो एथिलीन और क्या मिल गया, जल। और ये जो मेथड है एथिलीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है, और ये भी जो यहाँ पे है, इसको भी यहाँ पे आपको कहने का मतलब प्रयोगशाला ही विधि है एथर का निर्माण का। लेकिन अगर अब हम यही कंडीशन थोड़ा कम कर दें, यहाँ पे H2SO4 ही रहने दें, लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा लो कर दीजिए 413 केल्विन पर, तो अब ऐसा नहीं होता है। अब आपको यहाँ मिलेगा C2H5O
C2H5O और प्लस क्या मिलता है H2O और इसका नाम क्या होता है डाई एथिल ईथर। ये इसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को समझ सकते हो। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि एथिल अल्कोहल को अगर 413 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो आपको डाई एथिल ईथर और क्या प्राप्त होता है जल प्राप्त होता है। और अब हम इसी रिएक्शन को बताने जा रहे हैं विधिवत तरीके से। इतना समझ लीजिएगा पहले, तब उसके बाद आगे चलिएगा। अगर जो बच्चे एकदम समझ रहे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो लोग पीछे हो बहुत जल्दी साथ में आ जाओ। जान लीजिएगा आप लोग जो पीछे हैं बच्चे, अभी हम देख रहा हूं कि काफी बच्चे ऐसे हैं कि अभी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में चल रहे हैं। जान लीजिए, तो आप लोग टाइम का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समय बहुत आपका कीमती है और इसको आप टाइम पे आ जाइए। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण वही रिएक्शन है, वही टेम्परेचर अकेले बदल गया है बस। तो स्टेप फर्स्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एथिल अल्कोहल होता है और एथिल अल्कोहल की जब अपक्रिया पहले जो ये भाई होती है, इसको दो स्टेप में लिख रहा हूं, H2SO4 के साथ की जाती है। तो यहां से आपका क्या हो जाता है H इसमें से और इसमें से OH निकल जाता है। तो यहां बचता है C2H5, इसमें से H इसमें से OH, H2O बाहर हुआ तो यहां हुआ C2H5 और यहां पे क्या बचा HSO4 और ये प्लस क्या बन गया जल और ये है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये दो स्टेप में बता रहा हूं, अभी एक स्टेप भी बता दूंगा। तो पहला स्टेप यही है ईथर के निर्माण में कि जो एथिल अल्कोहल होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल से पहले क्रिया करता है एथिल अल्कोहल, और जब सल्फ्यूरिक अम्ल से इसे क्रिया कर लेता है तो ये आपका क्या कर लेता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल का निर्माण कर लेता है। स्टेप सेकेंड, रिएक्शन को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है अब ये फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है। तो C2H5HSO4 अब दूसरा मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल का आने वाला है। अब जब दूसरा आता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसका फार्मूला लिखते हैं HOC2H5। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। अब यहां से H और इसका H पूरा बाहर, मतलब जैसे H2SO4 यूज किया था वैसे बाहर भी हो गया, वो उत्प्रेरक है ना ये। तो अब देखो राजू, यहां से C2H5O C2H5 और आपको मिल गया C2H5O C2H5 और प्लस आपका H2SO4 बाहर, और ये जो बना आपका यही आपका क्या है डाई एथिल ईथर। ये जो आपके सामने बना है ये क्या है डाई एथिल ईथर बना हुआ है। तो डाई एथिल ईथर के निर्माण में पहले एथिल अल्कोहल की अपक्रिया H2SO4 से जब कराई जाती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, वो माध्यमिक यौगिक है, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अपक्रिया फिर एथिल अल्कोहल से करा दी जाती है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अथवा इसी रिएक्शन को आप कैसे और लिख सकते हो, तरीका जानिए बस। केवल एथिल अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल यूज किए गए हैं, 2C2H5OH और इन यहां पे वही 413 केल्विन और यहां पे क्या होता है H2SO4, ये हो गया 413 केल्विन। अब देखिए दो मॉलिक्यूल था, दोनों मॉलिक्यूल लिख दिया, H2SO4 उत्प्रेरक है उसको उत्प्रेरक के रूप में रखा, और अब बनेगा क्या आपका ये जो मेन कंपाउंड है C2H5O और यहां से C2H5 और एक मॉलिक्यूल क्या निकलेगा आपका H2। तो ये आपका एक स्टेप का रिएक्शन है, ज्यादा करके किताबों में यही आपको बताया जाता है। एथिल अल्कोहल को अगर हम H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ बताइए
413 केल्विन पर गर्म किया करते हैं तो आपको प्राप्त क्या होता है, डाई एथिल ईथर, और ये क्या प्राप्त होता है, जल। और अब इसी रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन में एक चीज मैंने आपको और बताने वाले चाहते हैं यहाँ पे कि इस विधि द्वारा जो ईथर होता है वो लगातार प्राप्त होता रहता है। इस विधि द्वारा ईथर बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होता रहता है, लगातार कंटिन्यूअस। इसीलिए इस विधि को अविरत ईथरीकरण, अविरत माने लगातार, ईथरीकरण का मतलब ईथर का निर्माण। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार बना के नीचे लिख दीजिएगा, ईथर के निर्माण की इस विधि को इनवर्टेड कामा में अविरत ईथरीकरण कहते हैं। ईथर के इस निर्माण की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अविरत ईथरीकरण कहते हैं। अब इस रिएक्शन को, जो ये मैंने नीचे लिखा है, देखो एकदम पूरा वही रिएक्शन है। अब अगर आप देखो चाहो तो इसी को मैंने जोड़ दिया है तरीके से, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये एक और ये दो हो गया, और यहाँ से एक H2O और ये मेन प्रोडक्ट, वही रिएक्शन है, जान लीजिएगा। तो चलिए अब इसकी मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया विधि। क्रिया विधि अगर आप रिएक्शन की जान जाते हो, और आपको बता दे रहे हैं ये रिएक्शन एकदम SN2 रिएक्शन की तरह से है। किसकी तरह से है, SN2 रिएक्शन की तरह से है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैकेनिज्म या क्रिया विधि। जब हम इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं तो फिर वही का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा आता ही नहीं समझ में। क्रिया विधि लिखते समय याद रखिएगा, सबसे पहले जो रिएक्शन होता है उसको लिखते हैं। तो हमारा रिएक्शन क्या है, C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 413 केल्विन, और यहां बना है C2H5O, C2H5 और प्लस जल। यही रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन है, इसी की मैकेनिज्म लिखना है। तो क्रिया विधि वहां तो लिखे ही थे। अब इस रिएक्शन की जब हम क्रिया विधि लिखेंगे तो इस अभिक्रिया को क्रिया विधि निम्न चरणों में होती है या संपन्न होती है। जो ये रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म को हम कई पदों में लिख सकते हैं। अब इसमें स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप याद करो, जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाला मैकेनिज्म मैंने बताया है, बताया था ना वहां पे, एकदम वैसे चलेगा। जो बच्चे पढ़े होंगे याद कर लो। एल्कोहल की जो निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया बताया हूं एकदम वैसे, क्योंकि यहां पर भी निर्जलीकरण ही है। ये चीज आप जो बच्चे रखेंगे वो एकदम विधिवत समझ जाएंगे, जान लीजिए। तो सबसे पहले जो ये H2SO4 है, ये प्रोटॉन का निर्माण, क्या कह सकते हो, प्रोटॉन का निर्माण। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। H2SO4 जो होता है ये अपघटित होकर, H2SO4 अपघटित होकर के प्रोटॉन का निर्माण करता है। H2SO4 अपघटित होकर के प्रोटॉन का निर्माण करता है। अब जब H2SO4 को तोड़ोगे तो ये H2SO4 है ही, भाई हमको कुछ बनाना है ना यहाँ पे, तो पहले कुछ खर्चा कीजिए H प्लस और ये HSO4 माइनस। अब ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है।
जानते हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेप सेकेंड, मैकेनिज्म समझिएगा बढ़िया सा। अब जो ये H प्लस है, देखो इसमें एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये एथिल अल्कोहल के पहले मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, जैसे उसने अटैक किया था। और जब अटैक करता है तो इसके पास प्रोटॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और एथिल अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है और वो रिच इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां से जाकर के जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है, प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का निर्माण। तो ये दूसरी स्टेप हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण, प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का निर्माण। ये हेडिंग बन गई तो जान लीजिए सब समझ में आ जाता है। ये दूसरी हेडिंग। अब ध्यान दीजिए, H प्लस प्रोटॉन एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाएगा, क्योंकि भी उसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर किसका निर्माण करता है, प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का निर्माण करता है। प्रोटॉन युक्त अल्कोहल का निर्माण करता है, यही है पहला स्टेप। एकदम समझ में आया होगा। H2SO4 डिकम्पोज हो जाएगा तो यहाँ प्रोटॉन बन जाएगा H2SO4, ये वायुप्रेरक है ना। और फिर यही जो प्रोटॉन है ये एथिल अल्कोहल पे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा देखिए, ये है आपके पास CH3 और यहाँ CH2 और ये O और फिर ये H, ऐसे लिखते हो ना एथिल अल्कोहल। अब इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, और जब H प्लस आता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी। तो ये जब कमी है क्योंकि प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी, और यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो आप बताइए, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करने का काम करता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है अल्कोहल, जान लीजिएगा ये दान कर रहा है ना अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, इसको देगा तो अब देखिए क्या हो जाएगा, CH3 जैसे उसमें वाला था, CH2 अब O, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसी के साथ ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज आ जाने के कारण ही इसको हम लोग कहते हैं। अब ये था एथिल अल्कोहल, ये क्या था अभी तक, फर्स्ट मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल। देखो ऐसे लिखो, एकदम समझ जाओगे, फर्स्ट ET, ऐसे ETOH, अगर समझदार हो तो एथिल अल्कोहल। अब ये जो है ये है आपका प्रोटॉन युक्त अल्कोहल। क्या है ये, प्रोटॉन युक्त अल्कोहल। अब इसके बाद भैया स्टेप थर्ड देखिए, यही कुछ कहानी चेंज आएगी। स्टेप थर्ड में क्या हुआ करता है कि जो ये प्रोटॉन युक्त अल्कोहल होता है ये इस पर अटैक करता है आपकी बात एथिल अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, और जब एथिल अल्कोहल का इसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है तो बनता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। किसका निर्माण होता है, ऑक्सेनियम सॉल्ट। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए, एथिल लैंग्वेज लिखना पड़ता है, जो एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन युक्त अल्कोहल से जुड़कर प्रोटॉन युक्त अल्कोहल से जुड़कर ऑक्सोनियम
सॉल्ट का निर्माण करता है। तो जो एथिल एल्कोहल का सेकेंड मॉलिक्यूल है ये आपकी क्या होता है, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल से जुड़ जाता है। और जब ये प्रोटॉन युक्त एल्कोहल से क्या हुआ करता है, जुड़ता है, तो आपको मिल क्या जाया किया करता है, आपको मिलेगा क्या राजू, जल्दी से बताइए। आपको मिलेगा यहां पे प्रोटॉन युक्त एल्कोहल, सॉरी ऑक्सोनियम सॉल्ट। एथिल एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल CH3, ये बन गया CH2 और यहां पे O। इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो दूसरा वाला है ये, और यहां से हम थोड़ा इसको लिख देते हैं H, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ए राजू, आप दूसरा वाला लिखिए, O वाला। तो ये वाला क्या है, CH3 CH2 और यहाँ क्या है O, और यहाँ H, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ से H। इतना समझ में आया सबको। ये एथिल एल्कोहल का सेकेंड मॉलिक्यूल फर्स्ट है और यहाँ लिख देंगे सेकेंड ETOH, एथिल एल्कोहल। सेकेंड ET, क्या लिखा हूं, E और T OH। और ये प्रोटॉन युक्त एल्कोहल यहां से आया। अब जो बच्चे थोड़ा समझदार कम है वो थोड़ा ध्यान देंगे ज्यादा ही। अब लीजिए राजू, यहां से कहानी कुछ ट्विस्ट कर रहा हूं। अब होगा क्या, ध्यान दीजिए थोड़ा, आपको इसलिए आराम से समझ ताकि एकदम समझ में आए। आपको इस बॉन्ड को देखना है, इस बॉन्ड को देखिए। इस बॉन्ड को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पे प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज, और वैसे भी ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है और उसके पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये खिसक करके इसकी तरफ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिसक के जाता है तो अब इसको आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा किसके रूप में, H2O। जो निकलना चाहिए था वो H2O निकल गया है। अब जब ये H2O के रूप में यहां से ये आपका फरार हो गया, चलो भाई भागो यहां से। अब बताइए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो वही हाल जो हाइड्रोजन का था वही इसका, वो इसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये प्लस चार्ज के कारण अब ये जो दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यहां पे चले जाते हैं, ये देखिए। और जब दोनों लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं तो ये अपने से इनको क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, और इसका फिर प्लस चार्ज समाप्त हो जाता है। तो अब बनेगा क्या यहां पे, थोड़ा हमारी बात को समझिए, CH3 CH2, इस पर केवल देखिए वही है एज वेल एज। अब यहां पे O है, ऐसे लिख दीजिए O, नीचे क्या था H, उसको ऐसे रहने दीजिए, देखिए कितना अच्छा जा रहा है। और अब देखिए क्या जुड़ेगा, इधर से घूम के आगे इससे जुड़ेगा क्या, ये CH2, ये जुड़ गया CH2, और लास्ट में क्या जोड़ दीजिए, CH3, बस CH2 फिर और फिर CH3, H नीचे है ही। और अब इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो इसी को अब हम देखो यहाँ CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड है, CH2 CH3, इसी को कहते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं इसी को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये हो गया। और अब हम स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या होता है, जैसे यहां प्रोटॉन का निर्माण तो वैसे प्रोटॉन का बहिर्गमन, प्रोटॉन का बहिर्गमन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हिंदी में कहते हैं। और जब प्रोटॉन निकल जाता है तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3, उसको यहां लेके आइए, CH2, यहां O है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, और यहां पे क्या है CH2, यहां पे क्या है CH3, और यहां पे H। ये प्रोटॉन यहां से H के रूप में निकल जाता है और इसका ऊपर प्लस चार्ज खत्म हो जाता है। तो आपको मिला क्या यहां पे, CH3, फिर क्या है CH2O, फिर CH2 और फिर CH3, और यही आपका डाइएथिल ईथर है, और प्लस क्या हो जाता है H प्लस। ये आपका क्या है, डाई एथिल ईथर हो गया, H प्लस बाहर।
स्टेप 4 था ये। और स्टेप 5 में आपने देखा था पहले स्टेप में यहां से SO4 निकला था, क्योंकि H2SO4 जैसे आपने यूज किया है वैसे इसको बाहर भी करना रहेगा। तो ये H2SO4 कैसे बाहर होगा, यहां से देखो क्या बना H प्लस और यहां से क्या बना था HSO4। तो लास्ट स्टेप में H प्लस और HSO4 माइनस और बाहर क्या हो जाता है आपका H2SO, जैसे यूज किए थे वैसे बाहर। तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन है। आई होप पूरे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। एकदम पूरा एथिल अल्कोहल ऐसे ही है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप का रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में जो रिएक्शन की रेट होती है वो 2 रीजेंट पे क्या करती है, डिपेंड किया करती है। तो ये पूरा एकदम मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया, इसको पूरा विधिवत तरीके से। आपको मैं बार बार समझाता हूं कि आप जब रिएक्शन को पढ़ा किया करें तो पहले पूरा लेक्चर एक बार बैठ करके विधिवत तरीके से समझिए। और जो बच्चे समझ रहे हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, तो ये टाइम आपके पास है नहीं, समय बहुत अमूल्य होता है, आप जान लीजिएगा। आज जो समय बीत जा रहा है उसे कल आप किसी भी कीमत में खरीद नहीं सकते। तो इसीलिए आप अभी अगर आप एकदम फ्री हैं माइंड में से, बढ़िया से हैं, तो आप इस चीज़ को उपयोग करिए। और आपको मैं तो एकदम सीधा सीधा कहता हूं कि आप विचार करिए कि अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होती, आपको ऑनलाइन क्लास हम नहीं प्रोवाइड करते, तो आपको जब क्लासें मिलती हैं तो केवल एक बार आपको क्लास टीचर पढ़ा देता है, तब आप सोचिए किस तरीके से आप तैयारी करते थे। वही कॉपी में लिख करके वही पढ़ा किया करते थे। यहाँ पे तो आपका लेक्चर अपलोड है, आप उसकी तैयारी करिए। और अगर प्रॉब्लम होती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार हो उतनी बार देखिए। और जितनी बार आप देखोगे जान लीजिए उतना ही आप बढ़िया से समझ में आएगा आपको कोई बात। तो आलस से नहीं करिए और इस चीज को समझिए और समय की उपयोगिता को समझिए कि आपके पास अभी बहुत टाइम है। और समझ करके उसको आप जितनी बार हो सके जितना पढ़ेंगे जान लीजिएगा उतना ही अच्छा आप निखरेंगे। जैसे हीरा होता है, जितना आपका घिसा जाता है उसमें उतनी ही चमक आती है, वैसे हम आप भी हैं, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। हम लोग भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अब की बार पढ़ा रहे हैं, 2 बार पढ़ाए, 3 बार पढ़ाए, 4 बार, ऐसे 8, 9, 10 साल पढ़ाते हो गया। जितनी बार पढ़ाते हैं हर बार अलग एकदम निखार आता है। तो वही हाल आपका भी है, आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको ये बातें कन्फर्म होगी, एकदम क्लियर होगी। और अगर आप नहीं है तो आप विचार करके देख लीजिए, कभी आप एक लेक्चर को आप एक बार देखे हो, नोट्स बनाए हो, उसको आप 2 बार देखिए, एकदम अगर ना क्लियर हो जाए तो आप बताइए कि एकदम पूरा हमको जो लेक्चर था वो क्लियर नहीं हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप इस चीज को विधिवत तरीके से समझ सकते हो। अगर मैकेनिज्म लिखना है तो शॉर्टकट में ऐसे H2SO4 है, ये डिकम्पोज हो जाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में। और अब सेकेंड स्टेप में C2H5 और ये O और यहाँ से H इसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ हो जाता है CH3 CH2O और यहाँ प्लस चार्ज और इसके साथ H और ये H, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल बन गया। अब प्रोटॉन युक्त एल्कोहल क्या किया करता है, इससे दूसरा वाला एथिल अल्कोहल जुड़ता है। तो वो दूसरा वाला जब आता है तो CH2O, इसके पास भी तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा और फिर यहाँ से H और प्लस, इसको जब लिखते हो तो ये होता है CH3 CH2O, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो ये आकर के इससे जुड़ जाता है और बन जाता है CH3 CH2O, यहाँ तक देखिए। और अब इसके बाद ये चीज जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन से, तो यहाँ हो जाता है CH2 CH3 और ये H और इसके ऊपर प्लस चार्ज ऑक्सोनियम साल्ट। और फिर ये ऑक्सोनियम साल्ट से यहाँ से H प्लस निकल जाता है और जब ये H प्लस निकल जाता है तो यहाँ बचता क्या है CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस क्या निकल गया EH प्लस। अब जो ये H प्लस निकलता है उसको कैप्चर ये कर लेता है तो H प्लस और ये आपका क्या HSO4 माइनस दोनों जुड़ जाते हैं और बन के आ जाता है H2SO4। पूरे रिएक्शन का ये क्या है, मैकेनिज्म का एक छोटा सा एक रूप है कि आप इसको ऐसे भी लिख करके समझ सकते हैं, बाद में आप इसमें अपना कुछ योगदान दे करके कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया आपको विधिवत तरीके से। और जिन बच्चों को वीडियो या लेक्चर ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होती है, आप यूट्यूब के होम पेज पे जाया करिए और ऊपर वहाँ लिखा रहता है प्लेलिस्ट जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको तुरंत आपकी क्लास का वीडियो अलग अलग, आपको लेक्चर जो है आपको अलग अलग उसमें मिलेगा। 12th का अलग है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग है, जहाँ से आपको आसानी रहेगी। आप विधिवत तरीके से उसको वहाँ से ढूंढें और इसको विधिवत तरीके से आप अगर नए हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।